नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर नंबर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। यूजीसी नेट जेआरएफ का जो आपका पेपर नंबर 1 होता है, जो कि सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होता है। ठीक है, जैसे आप चाहे पीएचडी आप एजुकेशन से करना चाहते हो, या फिर आप होम साइंस से करना चाहते हो, या फिर जियोग्राफी से, या पॉलिटिकल साइंस से, या जितने भी सब्जेक्ट हिस्ट्री वगैरह से, जिससे भी आप करना चाहते हो। ठीक है, तो आपको पेपर देना होता है। उससे पहले कौन सा, नेट जेआरएफ का पेपर देना होता है। ठीक है, तो उसमें जो आपका फर्स्ट पेपर होता है वो सभी का कॉमन होता है। ठीक है, बट जो सेकंड पेपर होता है वो आप जिस सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हैं वही आपका होता है। ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। बट जो सभी का कॉमन होता है पेपर 1, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है। ठीक है, हालांकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को बहुत सारे लोगों ने सॉल्व भी करवा रखा है। यूट्यूब पे आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे वहाँ पर भी मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है भैया? प्रॉब्लम ये आती है कि सभी लोगों ने इन सारी चीज़ों को इंग्लिश में समझा रखा है, इंग्लिश में बता रखा है। ठीक है, बट मैं कोशिश यहाँ पर पूरी की पूरी यही करूँगा कि आपको पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो हिंदी में मिले और आप चीज़ों को अच्छे से समझ भी पाएँ। ठीक है, अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि हमारे जितने भी छात्र छात्राएँ हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो लगभग बच्चे ऐसे हैं जो शुरू से ही हिंदी माध्यम से पढ़ते चले आए हैं। बट उनको जब अब चीज़ें इंग्लिश में मिलने लगती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में चले जाते हैं। वो सोचते हैं भैया ये बिल्कुल सा अलगाव सा हो गया है, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। हम इंग्लिश कहाँ, दूर-दूर तक कोई नाता नहीं था। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, साथ ही साथ जो टॉपिक्स मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे, जैसे कि मैंने जो कल वीडियो अपलोड किया था वो हमारा किस पे था, स्वयं एवं स्वयं प्रभा पे था। ठीक है, साथ ही साथ उनके 32+8 मतलब 40 चैनलों के बारे में भी हमने जाना था। आपको ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी दी थी और आपको मैंने वो पूरा का पूरा पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिया था। ठीक है, अगर आप इसका भी पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल बना हुआ है की लिंक दी हुई है। वहाँ पर आप जाके आराम से चीज़ों को क्या कर सकते हैं भैया, डाउनलोड कर सकते हैं। इन पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं और आप उनकी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं जो ये परीक्षा करवाती है, जो परीक्षा कंडक्ट करवाती है यूजीसी नेट की, कौन करवाती है? एनटीए करवाती है। ठीक है, एनटीए करवाती है, जिसको हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहते हैं। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। ठीक है, और जब आप 8 तारीख 12वां महीना 2023 मतलब 8 दिसंबर 2023 का पेपर जब डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको हूबहू यही क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। ठीक है, हालांकि ये खुद के द्वारा बनाया गया पीडीएफ है, वहाँ के क्वेश्चंस उठाकर यहाँ पर रखे गए हैं, क्योंकि भैया वहाँ का जो फॉर्मेट है वो पेपर का आप समझ सकते हैं ना कि वो दूसरे टाइप का होता है, वो कंप्यूटर पे चलने वाले होते हैं। तो ये मैंने खुद तैयार किया है, सारे क्वेश्चंस वही हैं आपके। ठीक है, बस इसमें जो आपके मैथ के क्वेश्चंस थे मैंने उनको छोड़ रखा है, क्योंकि मैथ के क्वेश्चंस को एक दिन मैं डिजिटल बोर्ड पे सारे के सारे आपके लिए सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, जितना भी समय लगेगा मैं पूरा का पूरा सॉल्व करवाऊंगा। बट अभी यहाँ पर मैं केवल आपके ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपको केवल पढ़ करके और देख करके आंसर मारने होते हैं, टिक करने होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को कवर करने वाला हूं, जिसमें मैं केवल 5 क्वेश्चंस को कवर करूंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताऊँगा कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे भी गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए हो जाएँगे। चलिए, बात करता हूँ जो पहला प्रश्न है आपका, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में 7वां प्रश्न है और क्वेश्चन की आईडी यहाँ पर आपको दी गई है। आप आराम से इन चीज़ों को सर्च भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए, ठीक है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कितने कथन? 2 कथन दिए गए हैं। पहले दोनों कथनों को हम पढ़ते हैं। ठीक है, पहला कथन कहता है आपका कि किसी विद्यार्थी के कार्य निष्पादन की उसके अतीत के कार्य निष्पादन से तुलना करने की पद्धति को स्वमानक मूल्यांकन कहा जाता है। ठीक है, चलिए, यहाँ पर कहना क्या चाहता है, देखिए क्वेश्चन पेपर ये कह रहा है कि कोई भी विद्यार्थी है वो पहले अपने कार्य को किस प्रकार से पूर्ण करता था, किस प्रकार से करता था और अब किस प्रकार से करता है। दोनों में जब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं या तुलना करते हैं भैया, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्वमानक मूल्यांकन कहते हैं। क्या ये बात सही है? क्वेश्चन पेपर केवल यही पूछ रहा है कि ये बताइए कि क्या यह बात सही है। तो ये बिल्कुल सही है। जब हम क्या करते हैं, किसी विद्यार्थी की पहले कार्य करने की, कार्य निष्पादन की क्षमता से और आज की कार्य निष्पादन क्षमता से जब हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, तो उसको स्वमानक मूल्यांकन ही कहते हैं। दूसरा कथन आपका कहता है, क्या कहता है कि प्रमाणिक मूल्यांकन वह मूल्यांकन पद्धतियां हैं जो उन कौशलों व योग्यताओं का परीक्षण करती हैं जो वास्तविक जीवन परिस्थितियों में अनुप्रयुक्त होती हैं।
मतलब यहाँ पर इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। ये बोल रहे हैं कि एक आपकी पद्धति बताई गई है जिसका नाम है प्रामाणिक मूल्यांकन पद्धति। ये एक ऐसी पद्धति है जो कि ऐसे कौशलों को, ठीक है, क्या, जो कि ऐसे कौशलों का या योग्यताओं का परीक्षण करती है जो कि वास्तविक जीवन या फिर परिस्थितियों में उपयुक्त होती है। मतलब ऐसे कौशल और ऐसी योग्यताओं का परीक्षण करती है, टेस्ट करती है, उनका एग्जाम लेती है जो क्या होते हैं हमारे रियल लाइफ में, ठीक है, मतलब वास्तविक जीवन में की जो परिस्थितियां होती हैं, जो सिचुएशंस होते हैं, उसमें हमारे वे सारे काम आते हैं। तो सही बात है, प्रमाणिक मूल्यांकन हम इसे ही कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि आपसे इतना बड़ा प्रश्न पूछा ही नहीं गया था, केवल छोटा सा प्रश्न पूछा गया था कि स्वमानक मूल्यांकन क्या है, आपको यहाँ पर बताना है, और साथ ही साथ आपको प्रमाणिक मूल्यांकन के बारे में भी बताना है। प्रश्न केवल इतना छोटा सा था, बट घुमा के इतना बड़ा पूछ लिया गया, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो मैंने बता रखा है इसको आप रट लो या याद कर लो, क्योंकि ये आपके जो है विभाग के द्वारा ही इसका उत्तर दे दिया गया है। अब आपको याद रखना है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों सही है भैया। तो चलिए पहले ऑप्शन को देखते हैं। तो पहले में कहा गया कि कथन 1 और कथन दर 2 दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन कहता है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर ए जितने भी बच्चों ने लगा रखा था वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में 8वां प्रश्न था। इसकी क्वेश्चन आईडी यहाँ पर दी गई है, आराम से आप इनको सर्च कर सकते हैं। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन कौन दीर्घकालिक स्मृति के प्रकार हैं या उप प्रकार हैं। ठीक है, चलिए अब दीर्घकालिक स्मृति क्या होती है, इंपॉर्टेंट आपके लिए ये हो जाता है। दीर्घकालिक स्मृति के बारे में पहले हम समझते हैं। दीर्घकालिक स्मृति हम उन स्मृति को कहते हैं, उन याददाश्त को कहते हैं, उन यादों को कहते हैं जो लंबे समय तक बनी रहती हैं। लंबे समय तक क्या रहती हैं, बनी रहती हैं। तो पहले हम समझते हैं कि जो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं ये कौन सी स्मृतियां हैं, ये दीर्घकालिक हैं या फिर आपकी क्या है भैया, लघुकालिक है, छोटे समय के लिए है। तो चलिए समझते हैं। पहला जो आपका ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है घोषणात्मक स्मृति। क्या दिया गया है भैया, घोषणात्मक स्मृति। घोषणात्मक स्मृति में हम क्या करते हैं भैया, किसी का नाम याद कर लेते हैं, किसी का डेट ऑफ बर्थ याद कर लेते हैं, किसी प्लेस को याद कर लेते हैं, ठीक है, या ऐसी चीज़ें एक एक चीज लाइन में जो हम क्या करते हैं। जैसे कि आपके भाई का नाम मान लीजिए क्या है, रमेश है, तो आपने रमेश का नाम याद कर लिया शुरू में ही। अब आप क्या बताइए, जब आप बुढ़े हो जाएंगे तो आप अपने भाई का नाम भूल जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये दीर्घकालिक स्मृति के अंतर्गत आता है। आपका डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए कि 1998 पढ़ रहा है, ठीक है, कब पढ़ा है, 1998। तो अब आपसे अगर हम 70 साल बाद पूछे भैया कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या था, तो आप 1998 भूल जाएंगे? बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये दीर्घकालिक स्मृति के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, तो घोषणात्मक स्मृति जो है ये आपकी दीर्घकालिक स्मृति के अंतर्गत आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि भैया कार्य विधिक स्मृति। कार्य विधिक स्मृति क्या होती है? अब कार्य विधिक स्मृति ये होती है कि जिन कार्यों को हम करते हैं और हमें वो चीज़ें याद हो जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे कक्षा 10 में आप टेग्नोमेट्री का सवाल लगा रहे थे, ठीक है, उस समय आपसे टेग्नोमेट्री के सारे फार्मूले याद थे, सारे सवाल याद थे। आप क्या करते थे, उनको खटाखट आप लगाते चले जाते थे और आप कार्य करते चले जाते थे, सवाल आराम से लगते चले जाते थे। लेकिन क्या मैं अगर आज आपसे पूछूं कि आप उन सवालों को लगा सकते हैं? बताइए, नहीं लगा पाएंगे भैया, क्योंकि कितने साल हो गए, काफ़ी ज़्यादा साल हो गए हैं और आप लगातार उनको क्या करते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपने मोबाइल में कोई सेटिंग सीखी, ठीक है, या कोई भी कार्य के द्वारा कोई भी कार्य आपने सीख लिया, काम सीख लिया। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपने कंप्यूटर चलाना सीख लिया, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब आप लगातार 10 साल कंप्यूटर को मत छूइए, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपसे कहूं कि भैया कंप्यूटर आप चला पाओगे जितना बेहतर आप पहले चला पा रहे थे? नहीं चला पाओगे, क्योंकि चीज़ें आप धीरे धीरे करके भूलते चले जाओगे, ठीक है। तो इसलिए आपकी ये दीर्घकालिक स्मृति के अंदर नहीं आता है कार्यविधि। तीसरा आपका आता है प्रसंगात्मक स्मृति। प्रसंगात्मक स्मृति कुछ ऐसी घटनाएं जो आपके सामने घटित हो जाती हैं या जिनमें आप इन्वॉल्व होते हैं भैया, वो स्मृतियाँ क्या कहलाती है? आपकी प्रसंगात्मक स्मृति कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो जाए भैया, तो आप हूबहू
या आपके साथ हो जाए, भगवान न करे ऐसा कुछ हो, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है। मैं भगवान से यही कृपा करता हूँ और आप लोग भी ध्यान रखिए अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, आप सभी को पता है। तो अगर मान लीजिए आपके साथ ऐसी कोई घटना हो भी जाती है, तो आप बताइए आपको वो चीज़ें याद करनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं याद करनी पड़ेगी। आपसे 10 साल बाद कोई भी पूछेगा कि भैया ये बताओ ये कैसे चोट खाए थे, तो आप हूबहू पूरा वही सब कुछ बताएँगे जो आप 10 साल पहले बता रहे थे। तो इसलिए आपका जो प्रसंगात्मक स्मृति हो जाती है, वो आपकी क्या हो जाती है भैया? वो आपकी दीर्घकालिक स्मृति हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी भी सही हो जाएगा। आप शादी भूल पाएँगे अपनी कि शादी हमारी कैसे हुई थी? सब कुछ याद रहेगा आपको कि शादी हुई थी हमारी, फला जगह पे हुई थी, फला तारीख थी, सब कुछ याद रहता है, ठीक है? आर्थिक स्मृति क्या कहलाती है भैया? तो आर्थिक स्मृति होती है आपकी जब आप सामान्य ज्ञान से संबंधित चीज़ों को पढ़ते हैं, तो आपकी वो क्या कहलाती है? आर्थिक स्मृति कहलाती है। जैसे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन-सा है? सबसे छोटा राज्य कौन-सा है? भारत की राजधानी क्या है भैया? दिल्ली है। अब बताओ, आपसे 10 साल बाद पूछें कि भारत की राजधानी क्या है, तो आप भूल जाओगे? नहीं भूलोगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? आपकी याद हो जाती हैं, ये भी आपकी दीर्घकालिक स्मृति होती है, ठीक है? तो इस तरीके से देखिए हमारा बी नंबर केवल गलत हुआ था, तो ऑप्शन नंबर आपका एक बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए सी डी, मतलब कि तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, बी वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसके बारे में, 9 के नाम बारे में, और जो कि आपका इस वीडियो का तीसरा क्वेश्चन होगा, जिसकी क्वेश्चन आईडी आपको यहाँ पर दी गई है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान 2, ठीक है, सामाजिक विज्ञान 2 शिक्षा, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान व संबंधित विषयों से संबंधित स्वयं प्रभा के चैनल 14 का क्या नाम है, ठीक है। चैनल नंबर 14 का नाम आपसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। चैनल नंबर 14 का नाम आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो आपको यहाँ पर बताना है। 1 मिनट, चैनल नंबर 14 नहीं, 14 चैनल नंबर 4 होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। ये थोड़ा गलत हो गया है शायद। हाँ, तो जो आपका सामाजिक विज्ञान 2 करके होता है भैया, ये आपका देखिए यहाँ पे सारे के सारे चैनल आपके यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर सारे के सारे चैनल आपके बताए गए हैं, जो कि मैंने डिटेल में बता रखा है। तो पहले इनको हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ऑप्शन को देखेंगे। स्वयं प्रभा के चैनल नंबर 2 का नाम है क्या? संस्कृति। चैनल नंबर 2 का नाम क्या है? संस्कृति। यह चैनल जो है मानविकी से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम इतिहास के बारे में, संस्कृति के बारे में और दर्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चैनल नंबर 2 जो कि संस्कृति से संबंधित है। चलिए, संस्कृति नाम है। चैनल नंबर स्वयं प्रभा का जो 4 है, इसका नाम है सारस्वत। सारस्वत चैनल जो है वो सामाजिक विज्ञान से जुड़ा है, जिसमें हम शिक्षा के बारे में, मनोविज्ञान के बारे में, गृह विज्ञान से जुड़े सब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं, जो प्रबोध नाम का चैनल है, वो स्वयं प्रभा का 3 नंबर चैनल है। इस चैनल का नाम है जो है इसमें हम सामाजिक विज्ञान 1 के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें सामाजिक और व्यवहार विज्ञान के बारे में हम पढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान के बारे में और व्यवहार विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। वहीं पर बात करें स्वयं प्रभा के चैनल नंबर 5 का नाम प्रबंधन है। क्या है? प्रबंधन है। इस चैनल का नाम जो है प्रबंधन है। यह क्या करते हैं भैया? यह चैनल प्रबंधन, लाइब्रेरी साइंस, उसके बाद इंफॉर्मेशन साइंस से जुड़ा हुआ है, जिसमें हमें इनसे जुड़ी हुई चीज़ें क्या की जाती हैं? पढ़ाई जाती हैं। तो अभी आपसे यहाँ पर पूछा क्या गया था भैया? किसमें हम शिक्षा के बारे में, मनोविज्ञान और गृह विज्ञान के बारे में। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे भैया कि शिक्षा के बारे में, मनोविज्ञान के बारे में और गृह विज्ञान के बारे में हम चैनल नंबर 4 पर पढ़ते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं। और इसका नाम क्या है भैया? इसका नाम है सारस्वत। तो आप यहाँ पर बताएंगे सारस्वत नाम का चैनल जो है, उसी पर हम क्या करते हैं? शिक्षा के बारे में, मनोविज्ञान के बारे में और गृह विज्ञान के बारे में हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका जवाब दे दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, जो कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है और आपकी क्वेश्चन आईडी भी यहाँ पर दी गई है, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से अधिगम संबंधित कौन सा कारक है जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, ठीक है। आपको बताने हैं कि कौन से ऐसे कारक हैं जो अधिगम, अधिगम का मतलब होता है सीखना। जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो उसी को अधिगम कह देते हैं। तो हमारे सीखने के ऊपर कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभाव डालते हैं, क्वेश्चन केवल यही आपसे पूछ रहा है। तो इसमें आपका पहला प्रश्न दिया गया है भैया, पहला ऑप्शन दिया गया है, क्या दिया गया है कि आकांक्षा व उपलब्धि जो है वो आकांक्षा व उपलब्धि प्रेरणा क्या का शिक्षार्थी का स्तर। 1 मिनट, यहाँ पर समझिए क्या बोल रहे हैं कि शिक्षार्थी का के जो है
आकांक्षा का स्तर कौन सा है और उसके उपलब्धि अप्रेरणा, अप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन, ठीक है। क्या होता है मोटिवेशन, मोटिवेशन और आकांक्षा मतलब होता है जो आप कोई भी चीज़ के लिए क्या रखते हैं, अ, आस लगाकर बैठते हैं, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। तो उसकी आकांक्षा कितनी बड़ी है, ठीक है, क्या स्तर है, और अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन का क्या स्तर है, ये आपके सीखने के ऊपर क्या है, प्रभावित होता है। तो बिल्कुल प्रभावित होता है, मोटिवेशन और आकांक्षा दोनों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, किसके ऊपर, अधिगम के ऊपर। फिर दूसरा बोल रहे हैं शिक्षार्थी की तत्परता व इच्छा शक्ति। तत्परता मतलब कि निरंतरता, आप कह सकते हैं कि वो कितना जो है अपने काम के प्रति लगातार उससे लड़ रहा है, उसको सीखने की कोशिश कर रहा है, और साथ ही साथ उसकी इच्छा शक्ति कितना ज़्यादा है। तो इनका भी प्रभाव जो है क्या पड़ता है, अधिगम के ऊपर पड़ता है। ऑप्शन बी भी हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका दिया गया है कि विद्यार्थी की बुनियादी सामर्थ्य, ठीक है, क्या बताया गया है, विद्यार्थी की बुनियादी सामर्थ्य। सही बात है, बुनियादी सामर्थ्य का मतलब होता है कि वो उसका बेस कितना अच्छा है, बेस कितना अच्छा है, कितना कमज़ोर है, ठीक है, कितना बढ़िया है, कितना कमज़ोर है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भी आपके अधिगम के ऊपर जो है क्या होता है। मान लीजिए किसी विद्यार्थी का बेस कमज़ोर है, ठीक है, वो चीज़ों को उतने बेहतर तरीके से नहीं समझ पा रहा है, तो वो उसके अधिगम के ऊपर मतलब सीखने के ऊपर प्रभाव तो डालेगा ही, वो कम सीख पाएगा चीज़ों को, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी कह रहा है कि शिक्षार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। देखिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ये दोनों क्या है भैया, बच्चे के अधिगम के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो इसलिए डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें बिल्कुल भी कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये नहीं सही होगा, ठीक है। अब ई नंबर दिया गया है कि शिक्षक के व्यक्तित्व की विशेषताएं व व्यवहार। देखिए शिक्षक के जो शिक्षक का जो व्यक्तित्व होता है और जो उसका व्यवहार होता है, ठीक है, व्यक्तित्व और व्यवहार का अधिगम के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे दर्शन हैं, जैसे कि आप प्राकृतिक दर्शन ले लीजिए, ठीक है, प्रकृति दर्शन ले लीजिए। उसमें क्या बताया जाता है कि उसमें टीचर जो है प्रकृति को ही बता दिया जाता है, कोई मनुष्य टीचर नहीं होता है। टीचर का काम केवल क्या होता है कि रास्ता सही दिखा दे, ठीक है, थोड़ा सा इशारा कर दे कि आप ये नहीं ये पढ़ लो। तो उसके व्यक्तित्व और व्यवहार का क्या, उसकी शादी थोड़ी तय करनी है कि भैया शिक्षक की शादी तय करनी है, हमें उसका व्यक्तित्व और व्यवहार देखना है। तो इसलिए ई नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, मतलब ए बी सी और डी, चार ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, वही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ए बी सी और डी जो है केवल 2 नंबर ऑप्शन में दिया गया है, तो 2 नंबर सही हो जाएगा, बाकी 1 3 और 4 तीनों गलत हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। चलिए अब अगला प्रश्न जो है 5वां नंबर प्रश्न, जो कि इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है और जिसका क्वेश्चन पेपर में देखिए तो 11वां प्रश्न था हमारा। क्वेश्चन आईडी आपके यहाँ पर दी गई है। बोल रहे हैं कि ज्ञान उन तथ्यों को एकत्रित करने के माध्यम से प्राप्त होता है जो सिद्धांत को आधार प्रदान करते हैं। यह निम्नलिखित सिद्धांत से संबंधित है। 1 मिनट, देखिए ये जो आपका दिया गया है ये एक कोटेशन दिया गया है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपका कोटेशन दिया गया है, एक कथन दिया गया है। आप इसको पढ़िए, क्या दिया गया है कि ज्ञान उन तथ्यों को एकत्रित करने के माध्यम से प्राप्त होता है जो सिद्धांत को आधार प्रदान करते हैं। ये बताना है कि ये किस वाद में या किस सिद्धांत में कहा गया है। क्या यह जो है समृद्ध सिद्धांत में कहा गया है, या फिर ये आगमनवाद में कहा गया है, या फिर आपका जो है निगमनवाद में कहा गया है, या रचनात्मकवाद में कहा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको बताना है। तो भैया ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये आपका आगमनवाद से जो है क्या है, संबंधित है, ज्ञान मीमांसा से। कैसे है, ज्ञान मीमांसा से संबंधित है, ठीक है, मीमांसा से संबंधित है, आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए ये आपके 5 वीडियोस थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिख करके छोड़ना, ठीक है, क्योंकि मैं 2 से 3 वीडियोज़ में पूरा का पूरा जो पेपर नंबर 1 है वो कंप्लीट करने का प्रयास करूँगा। जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाता है मैं दूसरा पेपर, ठीक है, दूसरा नहीं मतलब यही फर्स्ट पेपर ही दूसरे दिन का, जैसे कि 8 वाला जो हमने कवर कर लिया, फिर उसके बाद 7 को भी पेपर हुआ था तो हम 7 वाले को कवर करेंगे, 6 को भी पेपर हुआ था तो 6 वालों को भी कवर करेंगे। तो ऐसे करके कई सारे जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को कवर कर लेंगे तो हो सकता है कि आपकी पेपर नंबर 1 के ऊपर जो पकड़ है वो काफ़ी मजबूत हो जाए। तो इसलिए वीडियो को लाइक करो, पार्ट 2 ज़रूर लिखना, ठीक है।
बाकी वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।